हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो देखिए, अपना टॉपिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन कोर्स हम पढ़ रहे थे। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। आपके सिलेबस में सेक्शन 1 से लेकर 75 तक की सेक्शन है, जो एक जनरल पार्ट को कवर करती है। क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है, इसलिए थोड़ी सी हम स्पीड मेंटेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में है धारा 1 से लेके 75। इस एक्ट की जो सेक्शन 1 है, हमेशा कोई भी एक्ट उठा के देख लेना, 90% एक्ट की सेक्शन 1 में ये तीन चीजें होती है: टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट। टाइटल का मतलब शीर्षक, कि इसका नाम क्या है। इस अधिनियम का नाम है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। स्वतंत्रता से पहले के जो भी कानून बने हुए हैं, उनके नाम के आगे भारतीय शब्द होता था। ठीक है। कमेंसमेंट, ये कब से प्रारंभ हुआ, इसके लिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, उसमें निर्माण की तिथि पूछी है या प्रभावी या लागू होने की तिथि पूछी है। निर्माण मतलब एनेक्टमेंट, कि ये एक्ट कब बन गया था, कब इसको स्वीकृति मिल गई थी। तो इसकी डेट थी 25 अप्रैल 1872। नॉर्मली 25 अप्रैल वाली डेट का क्वेश्चन बाई चांस आता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 सितंबर 1872 से। एक बार आरपीएससी ने गलती कर दी थी, जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था कि भारतीय अनुबंध अधिनियम कब से लागू हुआ। हिंदी में ऐसा छपा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से एनेक्टमेंट हुआ, और डेट दोनों दी हुई थी। तो बच्चे भी कंफ्यूज हो गए, आरपीएससी की भी गलती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सब इस एक्ट का निर्माण हो गया था 25 अप्रैल 1872 को, लेकिन ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 से। फिर बात आती है एक्सटेंट, ये कहाँ पर लागू होता है। जब ये अधिनियम आया था, तब जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता था। लेकिन जब से आर्टिकल 370 संविधान से हटा है, ये संपूर्ण भारत पर लागू है। आज की डेट में अगर कोई क्वेश्चन आए कि साहब भारतीय अनुबंध अधिनियम कहाँ लागू होता है, तो आप आंसर क्या देंगे? संपूर्ण भारत में। पुराने अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उनमें हो सकता है आपको देखने को मिले कि साहब जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, लेकिन आज की डेट में है संपूर्ण भारत में। अब देखिए, 1 से लेकर 75 तक की सेक्शंस आपको लर्न करनी है। लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर इतने सेक्शन हम कैसे लर्न करेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, इस चैप्टर में सारी सेक्शन छोड़ देना, लेकिन सेक्शन 2 को घोट के भी जाना। समझ में आ रहा है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि साहब पिछली बार ही आया फर्स्ट ग्रेड में, इस स्वीकृति की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सेक्शन 2 में है, और आपकी इसमें केवल और केवल 10 परिभाषाएं हैं। ए से लेकर जे, जे मतलब जुगल, जुगल पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म। समझ गए? मजा आ गए? याद करने का तरीका है, ए से लेकर जे तक है। जे है 10 नंबरी, आप जानती हैं मुझे, यानी कि 10 नंबर पे ही आएगा। तो 10 परिभाषाएं हैं जो आपको देनी है। सेक्शन 2A में दी हुई है प्रस्ताव की परिभाषा, 2B में दी हुई है स्वीकृति, या फिर क्या कह दो, सहमति। और जो ही प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है वो बन जाता है वचन। वचन की परिभाषा भी 2B में ही है। तो स्वीकृति की परिभाषा भी 2B में, और वचन की परिभाषा भी 2B में। प्रस्ताव की परिभाषा है 2A में। जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रस्तावक बन जाता है वचनदाता, प्रस्ताव ग्रहीता बन जाता है वचन ग्रहीता। क्लियर है बच्चों? ये दी हुई है 2C में। अब वचन को चाहिए प्रतिफल, प्रतिफल की परिभाषा दी गई है 2D में। जब वचन को प्रतिफल मिल जाता है तो ये बन जाता है ठहराव, करार या समझौता। इसकी परिभाषा दी गई है 2E में। वचन के बदले वचन, प्रॉमिस इन ल्यू ऑफ प्रॉमिस, व्युत्क्रम वचन। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपको नहीं, तुम हमें आजादी दो, हम आपको ब्लड डोनेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक वचन के साथ दूसरा वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सेक्शन 2F में दिया गया है। अगर कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है तो वो वॉइड है, उसका कोई सेंस नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट। और लॉ के द्वारा अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है।
कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति की स्वीकृति जो है वो डरा धमका के ली गई है, बंदूक दिखा के ली गई है, तो वो चाहे तो उसको रद्द कर सकता है, चाहे तो उसको हाँ कर सकता है। तो ये हो गया वॉइडेबल यानी कि व्यर्थ नहीं। मैं पूरे नोट्स में, पूरे कोर्स में आपको बार बार मैं शब्द यूज करता हूँ, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। आरपीएससी इसको यूज करेगा शून्य, क्योंकि वो गूगल ट्रांसलेट करेगा, गूगल इसको बोलता है शून्य। ठीक है, व्यर्थनीय को क्या बोलेगा? शून्य करणीय। आप कंफ्यूज मत हो जाना, व्यर्थ का मतलब शून्य है, जीरो है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक होता है व्यर्थ अनुबंध। आप कहें सर अनुबंध तो वो होता है जो कानून द्वारा प्रवर्तित है, तो वो व्यर्थ कैसे हो गया? इसका मतलब वो करते समय वैलिड था, लेकिन बाद में कोई ऐसी घटना हो गई कि साहब वो शून्य हो गया। जैसे आपकी सगाई हो गई, शादी होनी बाकी थी और लड़की मर गई। सर शुभ शुभ बोलो, वैसे कुंवारे मरे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपने बातों में सगाई कराई और उसमें भी मार रहे हो। अब देखो जो होना है वो तो होगा ही। अब बताओ मरे हुए से थोड़ी शादी करोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक की डेफिनेशन आपको पढ़नी थी, एक बार देखेंगे मेरे साथ में। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑफर करना होगा। जैसे अगर आप हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हो तो आप हमें एक ऑफर करेंगे कि सर मुझे आपके यहाँ पे पढ़ना है, कोर्स लेना है। फिर हम आपको क्या करेंगे? स्वीकृति देंगे। जब प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो ये क्या बन जाता है? वचन। तो देखो बच्चों, आपको हमारे यहाँ कोचिंग करनी है, आप हमको ऑफर करेंगे कि सर हमको पढ़ना है, हम आपको स्वीकृति देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? वचन बन जाएगा। और वचन से कुछ नहीं होता बच्चों, सिर्फ वचन देने से कुछ नहीं होता। फर्क इतना सा होता है कि जब आप ऑफर करते हो तो आप होते हो प्रस्तावक, ऑफरर, और हम होते हैं ऑफरी। लेकिन जो ही स्वीकृति मिल जाती है तो इसका प्रभाव ऐसा होता है जैसे वो बारूद का ढेर है और ये माचिस की तिल्ली है। यहाँ से माचिस की तिल्ली जला के आपने फेंकी तो ना तो वो बारूद बचेगा ना तिल्ली बचेगी। इसका मतलब ना तो प्रस्ताव बचा ना स्वीकृति बची। स्वीकृति देते ही प्रस्तावक बन जाता है वचनदाता, और प्रस्ताव करीता बन जाता है वचन करीता। क्लियर है? फिर इस वचन को चाहिए प्रतिफल। प्रतिफल होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। आप मेरे यहाँ पढ़ने आओगे, मैं फ्री में तो पढ़ाऊंगा नहीं, तो हमें कुछ के बदले कुछ चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। तो जो ही वचन को क्या मिलता है? प्रतिफल। तो ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको ठहराव, करार या समझौता। देखो बच्चों, अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, अभी भी ये क्या बना है? सिर्फ ठहराव, करार या समझौता। अगर ये एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है तो ये बनेगा अनुबंध। आरपीएस इसको बोलेगा संविदा। समझ में आ रहा है? सर समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझा दो। समझाता हूँ। मैंने आपको ये कहा कि क्या आप मेरे लिए आसमान से तारा तोड़ के लाएंगे, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने क्या किया? ऑफर किया, आपने स्वीकृति दे दी, आपने मुझे स्वीकृति दे दी, तो ये क्या बन गया? वचन। आपने कहा कि हाँ जी मैं आपके लिए आसमान से तारा तोड़ के लाऊंगा, 5 लाख रुपए तैयार रखना। प्रतिफल भी है। तो आपके और मेरे बीच में क्या बन गया? ये ठहराव बन गया, एग्रीमेंट बन गया। पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये इम्पॉसिबल एक्ट है, असंभव कार्य है। इसलिए असंभव कार्य के ठहराव सिर्फ ठहराव ही रहते हैं, अनुबंध नहीं बनते। तो इस बात से एक बात समझ में आ गई कि जितने भी अनुबंध है वो तो ठहराव होंगे ही होंगे। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा अनुबंध नहीं बनेगा। लेकिन सारे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनते हैं जब लॉ के द्वारा क्या हो? एनफोर्सेबल हो। हम नटसेल में क्या कहते हैं कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो तभी अनुबंध बनेंगे जब वो लॉ के द्वारा क्या हो? एनफोर्सेबल हो। मैंने कई बार ये भी देखा है कि बच्चे ये सोचते हैं कि साहब मतलब कानून में जाके ठप्पा लगवाना क्या? नहीं नहीं, ठप्पा लगवाने की जरूरत नहीं है, लिखित की भी करने की जरूरत नहीं है, मौखिक भी अनुबंध हो जाता है। बस वो लीगल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं हो, पॉसिबल हो, और पक्षकारों की भावना एक दूसरे को कानूनी तौर पर बाध्य करने की हो। तो देखो, जो ऑफर करता है उसको कहते हैं ऑफरर यानी कि प्रस्तावक। जो स्वीकृति देता है वो कौन होता है? प्रस्तावकर्ता। लेकिन जो ही ऑफर को स्वीकृति मिल गई तो स्थिति बदल जाएगी, प्रस्तावक बन जाएगा वचनदाता, प्रस्तावकर्ता बन जाएगा वचनकर्ता। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 2C में। अब आ जाओ बच्चों स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब क्या होता है वो सुनो। मैं आपको कहता हूँ क्या आप मुझे चाय पिलाएंगे? आपने कहा हाँ सर चाय पिलाएंगे, लेकिन पैसे आप देंगे। तो ये स्वीकृति नहीं है, क्योंकि स्वीकृति में सम्मति आवश्यक है। कंसेंट या असेंट नेसेसरी है एक्सेप्टेंस के लिए। सर ये क्या होती है सम्मति? सम्मति की परिभाषा धारा 13 में दी गई है। सम्मति का मतलब होता है एक ही बात
का एक ही भाव में एक ही मत पर सहमत होना, यानी कि मत्यकता, यानी कि जो जिस भाव से मैं कह रहा हूं आप उसी भाव में उसको हाँ करें। इसका मतलब ये निकल के आया कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं चलेगी। स्वीकृति शर्त रहित होगी। अगर आपने कंडीशन डाल दी तो आप स्वीकृति नहीं दे रहे, मेरे प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव कर रहे हो, ऑफर के बदले ऑफर हो रहा है। स्वीकृति में तो आपकी गर्दन सिर्फ हाँ में होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वीकृति में सम्मति आवश्यक, और सम्मति होती है सेम थिंग इन सेम सेंस। ये लाइन पे कई बार क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट। कंसेंट मीन्स सेम थिंग इन सेम सेंस। एक लैटिन वर्ड है इसका कंसेसस एड आइटम। क्लियर है? अब बात करते हैं एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट लोग के द्वारा एनफोर्सेबल है तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर लोग के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है तो ये जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 2G में, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है 2H में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो शुरू से ही वॉइड रहते हैं, क्योंकि वो लोग के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, तो इनको बाद में भी आप परिवर्तित नहीं करा सकते, बाद में भी इसको एनफोर्सेबल नहीं करा सकते। जैसे आपके और मेरे बीच में एक सौदा हुआ कि क्या आप मेरी मरी हुई गाय को जिंदा कर देंगे? आपने कहा कि बिल्कुल कर देंगे, 5 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। अब मरी हुई गाय कभी जिंदा नहीं होनी, तो लोग के द्वारा कभी एनफोर्सेबल नहीं होना, तो ये शुरू से ही क्या है? व्यर्थ है। जो प्रारंभ से व्यर्थ होता है उसको लैटिन वर्ड में कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। सर राजनियम द्वारा कब कब परिवर्तित नहीं होता? मान लो कोई एग्रीमेंट बना लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं बनेगा? अगर वो इलीगल है। इलीगल काम को कभी भी लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगा। चोरी करना, तस्करी करना, ये सब कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एग्रीमेंट हो सकता है कि दो दोस्तों ने मिलकर, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ऑफर किया कि देख क्या ही करेगा, फर्स्ट ग्रेड टीचर बन के इतनी मेहनत करेंगे, इतना कंपटीशन फाइट करेंगे और बाद में सैलरी 50-60 हजार रुपये मिलेगी, अपने को तो जिंदगी में एक ही काम करना है, एक बैंक को लूट लेते हैं, डकैती कर लेते हैं। दूसरे दोस्त को ये आइडिया बहुत पसंद आया, एक दोस्त ने ऑफर किया, दूसरे ने स्वीकृति दे दी। क्या बन गया? वचन। प्रतिफल भी है कि सब दोनों पैसे को आधा आधा बांटेंगे, तो क्या बन गया? ठहराव। पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इलीगल है। ऐसे मरी हुई गाय को जिंदा करना इम्पॉसिबल है, तो इलीगल वाले, इम्पॉसिबल वाले कभी लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होंगे। इन दो के अलावा एक तीसरी चीज देखो, आपको पक्षकार की भावना भी देखनी है, चाहे वो पॉसिबल हो चाहे लीगल हो, पर उनकी भावना क्या थी? क्या वो एक दूसरे को बातें करना चाहते थे? जैसे मेरी बेटी की बात बताता हूँ, अभी वो 8th क्लास में है, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि उसमें थोड़ी थोड़ी सी मेरी वाली झलक है। अब मुझे लगने लग गया कि हाँ ये कुछ कर सकती है, तो मैंने भी उसको ऑफर किया कि बेटा अगर इस बार तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएगी तो मैं तेरे को, बोल क्या चाहिए? तो उसने कहा पापा मेरे को आईफोन दिलाना। मैं कहा डन, मंजूर। तो वो लग रखी है धार पे, पर चूंकि मैं उसका बाप हूँ और वो भी सीए और ऊपर से बढ़िया, तो हरामी तो मैं बड़ा हूँ, तो साहब मैंने उसको वादा कर दिया। मैंने क्या किया बताओ? उसके ऑफर की स्वीकृति दे दी। क्या बन गया? वचन। प्रतिफल है, बिल्कुल है, उसको आईफोन मिलेगा, मुझे मेरी बेटी के मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? अब बताओ, मेरी बेटी को मैं आईफोन दिला रहा हूँ, इलीगल है? नहीं है। इम्पॉसिबल है? नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमारी भावना एक दूसरे को कानूनी तौर पर बाध्य करने की नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सर भावना कैसे ज्ञात हो, उसका भी नियम बताएंगे आपको। देखो मेरी बेटी को अगर मैं आईफोन नहीं दिलाऊंगा तो वो कोर्ट में जाके मेरे ऊपर केस नहीं कर सकती, मुझे जेल नहीं भिजवा सकती कि इस आदमी ने वादा किया था तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी भावना एक दूसरे को कानूनी तौर पर बाध्य करने की नहीं थी। इसे मैंने नोट करके लिख दिया कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, किंतु सभी अनुबंध क्या होते हैं? ठहराव होते हैं। अब आपके सर भावना कैसे ज्ञात हो? या तो अनुबंध में लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हो तो एक अजम्पशन ले ली जाती है कि जितने भी घर गृहस्थी के, सामाजिक, पारिवारिक जो ठहराव होते हैं वो रोजमर्रा के होते हैं। यार दोस्तों के बीच में जैसे कोई शर्त लगा ली, ऐसी बातचीत हो गई, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट रहते हैं। और व्यापारिक जो होते हैं वो अनुबंध बनते हैं। ऐसा एक अजम्पशन ली जाती है, पर नियम के अपवाद हर जगह है। एक परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों, व्युत्क्रम वचन, जो आगे अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। वचन के बदले वचन, आप इसका ऐसे समझ लेना, शादी। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे शादीशुदा भी होंगे, ठीक है? तो जब शादी करते हो तो बताओ वचन आप देते हो कि लेते हो? अरे गुरुजी हम तो कुंवारे हैं,
अरे कुंवारे हो तो क्या हुआ, किसी की तो में शादी में गए होंगे, नाच के ही आ गए, खा के ही आ गए, या फेरे भी देखे, देखे गुरुजी फेरे भी देखे, तो फिर वचन दिए भी जाते हैं और वचन लिए भी जाते हैं, ये होता है व्युत्क्रम वचन। ठीक है, अब लड़का मान लो ये कहते कि देख मेरा भी वचन देने का मूड नहीं है, तू दे दे मैं बाद में दे दूंगा, शादी थोड़ी होगी। ये होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एग्रीमेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। वचन को क्या चाहिए, प्रतिफल, तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। इसकी एक्ट की लैंग्वेज क्या है, प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए क्या बने, प्रतिफल। यानी कि वचन, मेरा वचन आपके लिए प्रतिफल, आपका वचन मेरे लिए प्रतिफल। आपने मुझे वचन दिया कि सर मैं आपको फीस दूंगा, मैंने आपको वचन दिया मैं आपको कोर्स कराऊंगा, तो ये एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि वचन एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं, प्रतिफल बनते हैं। यहां तक क्लियर है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस में और एग्रीमेंट में, कि सर वहां भी तो आपने बताया था वचन के बदले वचन, और यहाँ भी कह रहे हो कि वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। देखो यहाँ तो वचन के बदले वचन था, और यहाँ पर वचन क्या बन रहा है, प्रतिफल, इतना सा फर्क है। एक होता है बच्चों वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट का मतलब क्या है वो समझो। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे जब क्लास चलती है तो एक बार ऐसी बातचीत चल रही थी, मैं थोड़ा बोलता भी ज्यादा हूँ, बचपन से बीमारी है ये, तो साहब एक बच्चे से ऐसी बातचीत चल गई, तो उसने कहा गुरुजी मेरे पास 200 बीघा जमीन है। और मैंने कहा कमाल का खिलाड़ी है, और 1 बीघा की रेट 2 करोड़। तो मैंने कहा यार ये आदमी तो 400 करोड़ का सा, मेरे काहे को फ्रस्ट्रेट कर रहा है मेरे भाई। और वो तो पुरखों की जमीन है गुरुजी। मेरी उस दिन के बाद से उसके ऊपर कुदृष्टि पड़ गई। मैंने एक गैंग तैयार करी और बंदूक लेके आया और उसकी कनपट्टी पे रख दी। मैं कहा ऐसा है, तेरी 200 बीघा जमीन मेरे नाम कर, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। बोला गुरुजी आपका दिमाग खराब है क्या, 200 बीघा जमीन 2 करोड़ की बीघा की रेट है, 400 करोड़ का आइटम है, आप 2 लाख रुपए में खरीदना चाह रहे हो। मैं कहते कुछ भी करने का था, जेके का इको हट करने का नहीं था। ठीक है, हाँ सेंटीमेंट हो गए, मेंटल जैसी बातें मत कर। वो बेचारा डर के मारे पसीने पसीने आ गए उसके, और बोला गुरुजी नहीं नहीं ये तो आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा साइन कर, साइन कर, नहीं तो देख तेरा परिवार बड़ा है, बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, यही चौथे पे चौथा चलेगा। बेचारे ने डर के क्या कर दिए, साइन कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या, मैंने ऑफर किया, उसने स्वीकृति दे दी, क्या बन गया, वचन। प्रतिफल गए गुरुजी 2 लाख रुपए ने, 2 लाख कोई पर्याप्त है क्या, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, प्रतिफल होना चाहिए, सफिशिएंट हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो प्रतिफल भी है, क्या बन गया, एग्रीमेंट। इलीगल वो प्रूफ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकायदा एग्रीमेंट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो ये अनुबंध बन गया। लेकिन चूंकि अगला पीड़ित पक्षकार है, वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाके एक बात कहेगा कि साहब जो ये सहमति दी गई है ये स्वतंत्र सहमति नहीं है, मुझे डरा धमका के हाँ की गई है, तो ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट। व्यर्थ नहीं है, नाम से क्लियर है, वॉइड एबल, जो वॉइड हो सके, व्यर्थ नहीं है, जिसे व्यर्थ करा सके। कौन कराएगा, दोषी थोड़ी कराएगा, पीड़ित कराएगा। अगर वो चाहे तो उसको वेद मान ले कि ठीक है यार कोई बात नहीं 2 लाख में जमीन दे दी, तो वेद अनुबंध हो गया। और उसने चाहा कि कोर्ट में नहीं साहब कैंसिल कराओ, तो व्यर्थ हो जाएगा। तो व्यर्थ नहीं है, ठहराव 2 टुकड़ों में जा सकता है, या तो वेद या व्यर्थ, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं कहते हैं। और ये कब होता है, जब आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं, यानी कि आपसे जो हाँ करवाई गई है वो स्वतंत्र नहीं है। तो सर स्वतंत्र कब नहीं मानी जाती, जब आपकी सहमति इन 5 बातों से प्रभावित हो, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हल्का फुल्का समझा देता हूं। उत्पीड़न मतलब डराना धमकाना। अनुचित प्रभाव का मतलब है कि एक पक्षकार आपकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में उसका प्रभाव बहुत गजब का है। जैसे गुरु और शिष्य की बात करें तो गुरु की बात बच्चे मानते हैं, क्योंकि वो उस पोजीशन में है कि उन बच्चों की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, और उसने अनुचित तौर पे प्रभावित करके आपकी सहमति ले ली, या फिर धोखाधड़ी करी, या झूठ बोला पर अनजाने में बोला, या फिर गलती से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये सहमति आपकी स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं एक सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, जो इस एक्ट को चार्ज करती है। मतलब ये पूरा एक्ट जो है वो इस सेक्शन पे टिका हुआ है। सेक्शन 10 क्या कहता है, सभी ठहराव अनुबंध होते हैं। सर आपने गलत नहीं लिख दिया कहीं, अभी तो आप बता रहे थे कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, जरूरी थोड़ी है।
हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं, सभी ठहराव अनुबंध होते हैं यदि, मतलब ठहराव अनुबंध तभी होगा, अनुबंध तो ठहराव है ही, पर ठहराव अनुबंध कब होगा, यदि वो स्वतंत्र सहमति से किए गए, मतलब किसी को डराया धमकाया नहीं है आपने, जो अनुबंध कर रहे हैं उन लोगों में अनुबंध करने की क्षमता हो, आपका अनुबंध का उद्देश्य और प्रतिफल लॉफुल हो, और इस एक्ट में कहीं पे उसको क्लियर कट वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि इस एक्ट में कई सेक्शंस हैं जहां पर किसी एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि ये व्यर्थ है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। समझ गए आप? तो बताओ कोई भी ठहराव अनुबंध कब होगा, जब स्वतंत्र सहमति से हो, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो, उद्देश्य और प्रतिफल वैधानिक हो, और इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो। क्लियर है? ये ठहराव अगर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है, ये ठहराव क्या होता है, राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल कब होगा, जब इलीगल नहीं हो, इम्पॉसिबल नहीं हो, और भावना एक दूसरे को कानूनी तौर पर बाध्य करने की हो, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका एक केस हुआ था श्रीमती बालपुर बनाम बालपुर, इसमें इनके जो श्रीमान थे बालपुर, उन्होंने इनको वादा किया था कि तू इंग्लैंड में रहे, मैं तेरे को खाना खर्चा भेजता रहूंगा। तो ये छोड़ के आ गया वहां पे, श्रीमान मस्त, कह रहे वाह पहुंच गई, और 2-4 महीने तो उसने खाना खर्चा भेजा, उसके बाद में खाना खर्चा भेजना बंद कर दिया। तो श्रीमती पहुंच गई कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा भाई तुम्हारा तलाक हुआ क्या? बोले नहीं हुआ। तो तुम हर्जाना किस बात की मांग रहे हो? तुमको, ये तो तुम्हारा आपस का मामला है, क्योंकि तुम्हारी एक दूसरे को कानूनी तौर पर बातें करने की भावना थी नहीं। क्लियर है? ऐसा इस केस में बताया गया था। अब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रस्ताव। ऑफर क्या होता है? देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा। जब तक आप किसी को ऑफर नहीं करेंगे, किसी के सामने प्रस्ताव नहीं करेंगे, तो वो स्वीकृति कैसे देगा? आपको कोई भी काम करना है, ऑफर तो करें। आज आप खुद सोचो, ऐश्वर्या राय ने मुझसे शादी क्यों नहीं की? अब आप कैसे रहे, आप कौन से जमाने की हीरोइन ले आते हो, तो मैं कौन सा आपको आज के जमाने का लग रहा हूँ? हमारे टाइम की खूबसूरत हीरोइन थी, हम बहुत पसंद किया करते थे। तो ऐश्वर्या राय ने मुझसे शादी क्यों नहीं की? अभिषेक बच्चन से क्यों की? आपको क्या लगता है मैं अभिषेक बच्चन से कम हूं? चलो ठीक है, उसका बाप अमिताभ बच्चन है, मेरा नहीं। एक प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी, थोड़ा मैं हाइट में उसके सामने कमजोर हूं, बाकी कहीं कमजोर नहीं हूं, बाकी कहीं कमजोर नहीं हूं। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, उससे ज्यादा नॉलेज है, समझ रहे हो? कमाता भी हूं, ठीक है, वो ज्यादा कमाता है, हम कम कमाते, पर वो बाप के पीछे कमाता है, हम हमारे दम पे कमाते हैं। और भगवान ने, अब तो खैर मैं बूढ़ा हो गया, भगवान ने शकल सूरत भी उससे तो बढ़िया ही दी है। और रही बात एक्टिंग की, वो बड़े पर्दे पे करता है, मैं भी छोटे पर्दे पे कर तो रहा ही हूँ एक्टिंग। आपको लगता नहीं कि मेरे से पढ़ के की एक्टर है ये? तो आप समझ गए मेरी बात? तो फिर ऐश्वर्या राय ने शादी क्यों नहीं की मेरे से? मैं बताऊं क्यों नहीं की? मैंने उसको ऑफर ही नहीं किया। अगर मैं ऑफर करता तो वो पक्का स्वीकृति देती, और ऐश्वर्या राय से मेरी शादी होती। हाँ, ये बात तो सही है सर। तो किसी को ऑफर करोगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सर ये ऑफर क्या होता है? कोई काम को करने या नहीं करने की अपनी इच्छा व्यक्त करना। जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष, आज आपने अपने आप से एक वचन ले लिया कि मैं फर्स्ट ग्रेड बन के दिखाऊंगा सर, ये डिटर्मिनेशन है, ऑफर नहीं है। ऑफर में 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक ऑफर करने वाला और एक जिसके समक्ष ऑफर किया जाए। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या नहीं करना, इसका मतलब ऑफर नहीं करने का भी होता है। सर नहीं करने का ऑफर कौन करेगा? आपकी मम्मी ने किया आपको कई बार कि बच्चों बदमाशी नहीं करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, तो ये भी ऑफर है। काम नहीं करने का भी ऑफर होता है, करने का भी ऑफर होता है। इसका मतलब ऑफर सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या नहीं करने की अपनी इच्छा का संकेत इस उद्देश्य के साथ दे, केवल मात्र इच्छा व्यक्त करना कि मेरी ये इच्छा है कि ऐसा हो, वो केवल मात्र इच्छा है। इच्छा का संकेत इस उद्देश्य के साथ दें कि दूसरे पक्षकार की सहमति नहीं, सहमति नहीं बच्चों, सम्मति। सम्मति और सहमति क्या फर्क है? सम्मति क्या कहती है? सेम थिंग इन सेम सेंस, एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होना।
तो जब आप किसी को जैसा ऑफर कर रहे हो और एक इंटेंशन आपके मन में कि वो अगला वैसे की वैसे हाँ करे, तो इसे ऑफर कहते हैं। क्लियर है? तो बताओ कम से कम कितने पक्षकार होने चाहिए? दो। एक ऑफर करने वाला जिसे कहते हैं प्रस्तावक, एक जिसके समक्ष ऑफर किया गया उसे कहते हैं प्रस्तावकर्ता। ये कैसा हो सकता है? सकारात्मक या नकारात्मक। कार्य करने का है तो सकारात्मक, नहीं करने का है तो नकारात्मक। केवल मात्र इच्छा व्यक्त करना, केवल मात्र इच्छा व्यक्त करना प्रस्ताव की इच्छा कहलाती है, प्रस्ताव नहीं कहलाता। प्रस्ताव के लिए उद्देश्य क्या है? सामने वाले की सम्मति आनी चाहिए, और प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिससे कोई ना कोई लीगल रिलेशन बने। समझ में आ रहा है? जैसे थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, मनीष सर ने मुझे कहा कि जुगल तू थोड़ा मोटा होता जा रहा है, ध्यान दे शरीर पे, और टमक निकलती जा रही है तेरी, बहुत ज्यादा हेल्थी होता जा रहा है, क्या बात है? मैं कहा यार ये मैं मई में जून में थोड़ा मोटा हो ही जाता हूँ। क्यों? मैं कहा यार बीबी पीयर चली जाती है, अपने मजे हो जाते हैं, तो थोड़ी खुशी में हो जाता हूँ। बोला चल एक काम कर, कल से अपन मॉर्निंग वॉक करेंगे और सिटी गार्डन में आ जाना, सुबह मैं भी मिलूंगा। उसने मुझे ऑफर कर दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। पहले दिन हम दोनों पहुंच गए, पूरा पार्क का एक राउंड काटा। उसके बाद में बाहर कुछ जूस वाले थे, मनीष ने कहा चल आज मैं जूस तेरे को पिलाता हूँ, कल तू पिलाएगा। ठीक है साहब, जूस पी लिए। अगले दिन मेरे को जूस पिलाना था तो मैं गया ही नहीं, छुट्टी मार गया। परसों मैं फिर पहुंच गया, अब चूंकि परसों फिर मनीष की बारी, क्योंकि मेरी बारी तो कट हो गई। तो क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को कानूनी तौर पर बाध्य नहीं करना चाहते। इसे ऑफर ऐसा करो जिसका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना हो। ऑफर विशिष्ट भी हो सकता है और सामान्य भी। अब मैं आपको कहूं कि आप में से कौन मुझे चाय पिलाएगा, तो गुरुजी आज मरोगे बिना चाय के, आप पिला दो यार। आप में से कौन मुझे चाय पिलाएगा? तो बताओ आप में से कौन स्वीकार कर सकता है? आप में से कौन स्वीकार कर सकता है? जो भी लाइव है, जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी स्वीकार कर सकता है। जो सामान्य जनता को किया जाए, जन सामान्य को किया जाए, वो सामान्य प्रस्ताव। और मैंने मान लो किसी एक्स नाम के व्यक्ति को कहा कि क्या आप मुझे चाय पिलाएंगे, तो वाई नाम का व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑफर ही एक्स को किया है। जब किसी विशिष्ट व्यक्ति को किया जाए तो विशिष्ट प्रस्ताव। क्लियर है? अच्छा, प्रस्ताव को क्या चाहिए? स्वीकृति। पर एक केस हुआ था श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोकवॉल कंपनी का। इसमें यह कहा गया कि साहब प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके भी दी जा सकती है। मैंने कोई ऑफर किया और उसमें शर्त लगा दी। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या प्रस्ताव सशर्त हो सकता है? बताओ, क्या प्रस्ताव सशर्त हो सकता है? प्रस्ताव करने वाला कोई भी शर्त लगा सकता है। हाँ, ऑफर करने वाला तो कोई भी शर्त लगाएगा, लेकिन प्रस्ताव तो सशर्त हो सकता है, लेकिन स्वीकृति शर्त रहित होनी चाहिए, क्योंकि स्वीकृति में क्या शामिल है? सम्मति। स्वीकृति में क्या शामिल है? सम्मति। इसलिए प्रस्ताव जो होता है वो सशर्त हो सकता है। अब सामने वाला जरूरी नहीं है कि मुंह से आके हाँ करे। आपने प्रस्ताव में कोई कंडीशन लगा दी और सामने वाले ने वो पूरी कर दी, इसका मतलब उसने हाँ कर दी। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया, और वो जैसा जैसा सिखाते थे वो छुप छुप के देख के सीखता जाता था। जब गुरु ने कहा कि तूने गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, तो उसने अंगूठा काट के दे दिया, जबकि वो गुरु थोड़ी थी उसकी। उन्होंने कब उसको अपना चेला बनाया, पर वो मान लिया गया। तो प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके भी स्वीकृति दी जा सकती है, बात धारा 8 में लिखी हुई है। और ये केस जो था, ये आपको याद रखना है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोकवॉल कंपनी। इसमें जुकाम की दवा बनाने वाली कंपनी थी, और उसने दावा किया था कि हमारा कोई भी ये दवा लेगा तो उसकी जुकाम ठीक हो जाएगी। श्रीमती कार्लिल केमिस्ट की दुकान पे जाके वो दवा ले आती है, उसमें जो भी शर्तें लिखी हुई थी उसके अनुसार वो उसको यूज करती है, पर उसकी दवा नहीं जाती, उसने उठा के केस ठोक दिया। तो कंपनी ने अपना लॉजिक दिया कि हमने इनको ऑफर कब किया, तो कोर्ट में डिसाइड हुआ कि साहब ये सामान्य प्रस्ताव है, आपने पूरी जनता को प्रस्ताव किया था, कोई भी स्वीकार कर सकता है। चलो ठीक है, फिर उन्होंने चलो ठीक है चलो प्रस्ताव किया, इन्होंने हमको स्वीकृति कब दी, कब आके बोला कि मैं आपकी दवाई खा रही हूँ, तो उन्होंने कहा भैया प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके भी स्वीकृति दी जा सकती है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, बच्चों के दिमाग में पता नहीं एक गलत फहमी हो जाती है कि सब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, लिखा पढ़ी होती है, स्टाम्प पेपर पे होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई।
आप में से कितने बच्चों की शादी लिखा पढ़ी करके हुई है? हमारा तो आज तक मेरी सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, मौखिक हुई है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्या हम बाध्य नहीं है? हमारे जीवन में हम रोज ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप बस में बैठ के आ रहे हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप बस में बैठ के आ रहे हो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम तो जीवन में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि लिखित हो, मौखिक हो, आचरण से व्यवहार से भी हो सकता है। ऐसे ही ऑफर दो तरीके का होता है, एक स्पष्ट और एक गर्भित। स्पष्ट होता है शब्दों के उच्चारण से, बाय वे ऑफ वर्ड्स, और वो शब्द जो हैं वो लिखित भी हो सकते हैं तो मौखिक भी हो सकते हैं। और गर्भित होता है शब्दों के उच्चारण के अतिरिक्त, यानी कि आपके आचरण से, आपके व्यवहार से। सर आचरण से व्यवहार से कैसे ऑफर होगा? बिना कुछ बोले कैसे ऑफर हो जाएगा? समझ गए? समझ गए सर? एक पैग लेके आना आपके लिए। अरे देवता चाय लेके आनी है। हाँ हाँ हाँ। बिना शब्दों के उच्चारण के आचरण से, व्यवहार से स्वीकृति भी होती है और प्रस्ताव भी होता है। ये बात देखिए धारण हो। अब क्या होता है साहब, आपने ऑफर किया, मन ही मन में कर लिया, सामने वाले को बताया ही नहीं, तो बताओ अनुबंध कैसे बनेगा? इसलिए ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए। जिसको आप ऑफर कर रहे हैं उस तक अपनी बात पहुंच जाए। और प्रस्ताव के साथ साथ प्रस्ताव की शर्तों का भी क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवहन होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता, कम्युनिकेशन टू वे होता है। मैंने एक ऑफर किया और चिट्ठी भेज दी और वो चिट्ठी डाक में गुम हो गई, आपको मिली नहीं, तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। तो बताओ, प्रस्ताव का संवहन या संप्रेषण या संचार धारा 4 में लिखा हुआ है, कब पूर्ण हो जाएगा? आप किसी को ऑफर कर रहे हो, कब मान लिया जाएगा कि आपका ऑफर कम्युनिकेटेड हो गया? जब वो प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए, यानी कि जिसको आप ऑफर कर रहे हो उसके नॉलेज में आ जाए, उसको समझ में आ जाए कि क्या ऑफर किया गया है, तब प्रस्ताव का संवहन माना जाता है। प्रस्ताव से शर्त हो सकता है, लेकिन स्वीकृति हमेशा क्या रहेगी? शर्त रहित रहेगी। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले आपको ऑफर करना ही पड़ेगा। और ये हमेशा ध्यान रखना, प्रस्ताव की इच्छा, प्रस्ताव का निमंत्रण और प्रस्ताव तीनों अलग अलग शब्द हैं। कॉन्ट्रैक्ट ना प्रस्ताव के निमंत्रण से होता है, न प्रस्ताव की इच्छा से होता है। किससे होता है? प्रस्ताव से होता है। जब वो प्रस्ताव को स्वीकार करेगा तो वचन बनेगा। इनमें फर्क क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। राम ने सीता को कहा, मैं 3 लाइनें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। राम ने सीता को कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक बात। और राम ने अखबार में विज्ञापन दिया कि सीता नाम की लड़की जो भी मुझसे शादी करना चाहती है मुझसे संपर्क करे। 2 बात। राम ने सीता के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करी कि उसकी ये इच्छा है कि वो उससे शादी करना चाहता है। 3 अलग अलग लैंग्वेज मैंने यूज करी। बताओ इनमें से कौन सा प्रस्ताव है? सर पहले वाला। जब राम ने सीता को कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, इसका मतलब उसका उद्देश्य क्लियर है कि वो संकेत दे रहा है कि आप मुझे हाँ करें। अखबार में जो विज्ञापन दिया वो था निमंत्रण, और निमंत्रण से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। प्रस्ताव के निमंत्रण को स्वीकार करने से प्रस्ताव बनता है। जैसे आप एक जूस की दुकान पर गए और वहां एक जूस की लिस्ट लगी हुई है, आपने देखा यार आप तो चीकू शेक पीते हैं, उस लिस्ट में से देख के आपने कहा भैया एक चीकू शेक देना। दुकानदार ने कहा नहीं है, केस ठोक दोगे क्या? तो सर वो रेट लिस्ट वो क्या है? वो प्रस्ताव का निमंत्रण है। उसको देखकर आपने दुकानदार को कहा कि भैया चीकू शेक देना, ये प्रस्ताव है। अब दुकानदार की बारी है स्वीकृति देना। तो प्रस्ताव के निमंत्रण का उद्देश्य होता है प्रस्ताव प्राप्त करना। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खा गए, मेन्यू कार्ड मिल गया, वहां पे उसमें लिखा हुआ बहुत सारी सब्जियों के नाम, आप उनमें से कोई सब्जी ऑर्डर करोगे, यानी कि आप ऑफर करोगे। तो कोई भी आदमी आपको प्रस्ताव का निमंत्रण दे रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? प्रस्ताव प्राप्त करना। जैसे आपके घर पे शादी का कार्ड आया, आप शादी के कार्ड को देख के शादी पे पहुंचे तो मालूम चला वहां तो मातम छाया हुआ है, क्योंकि लड़की जो है वो किसी लड़के के साथ भाग गई। अब आप कहें देखो साहब ये तो गलत हुआ, लेकिन हम तो खाना खाने आए हैं, हम तो खा के जाएंगे। अब वहां तो सब लुटा गया मामला। आप केस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना।
क्योंकि वो प्रस्ताव था ही नहीं, वो प्रस्ताव का निमंत्रण था, और प्रस्ताव के निमंत्रण को स्वीकार करने से प्रस्ताव का जन्म होता है, ना कि वचन का। वचन किससे बनता है? प्रस्ताव से। ऐसे केवल मात्र इच्छा व्यक्त करना, अर्थात उद्देश्य सम्मति प्राप्त करना नहीं है, बस आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे, आपका उद्देश्य नहीं था कि अगला हाँ करे, तो वचन बनेगा ही नहीं। तो प्रस्ताव के निमंत्रण और प्रस्ताव की इच्छा से कुछ नहीं होता। प्रस्ताव के निमंत्रण के मैंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, रेलवे की टाइम टेबल, कंपनी के द्वारा जारी किए जाने वाला प्रोस्पेक्टस जब भी वो अंशों का आमंत्रण करते हैं, टेंडर इनवाइट करना, सामाजिक निमंत्रण जैसे शादी का कार्ड, ये सब प्रस्ताव के निमंत्रण के उदाहरण हैं। प्रस्ताव कितने टाइप के होते हैं आज अपन ये पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रस्ताव मैं आपको करा चुका हूं, स्पष्ट या व्यक्त यानी कि शब्दों के उच्चारण से, सब चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो। मौखिक प्रस्ताव भी स्पष्ट है, लिखित भी स्पष्ट है। तो सिर्फ गर्भित क्या है? जो आचरण से या व्यवहार से हो, यानी यहाँ शब्द है ही नहीं, ना लिखित है ना मौखिक है, हाव भाव से, आचरण से, व्यवहार से हो, वो इम्प्लाइड ओवर है। सर ऐसा कब होता है? जब आप एटीएम मशीन में जाके कैश निकालते हो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, उससे कॉन्टेक्ट बन रहा है। नीलामी बिक्री जो होती है, जहाँ पे बोली लगती है, जो हाईएस्ट बिडर बोली लगाता है तो एक हथौड़ा मार दिया जाता है कि उसको सोल्ड हो गया। ये सब एग्जाम्पल है बिना कुछ बोले आचरण और व्यवहार से होने वाले अनुमान। जनरल ऑफर भी मैं आपको बता चुका हूं, ये बड़े पैमाने पर जनता को किए जाते हैं, इसे जनता में से कोई भी स्वीकार कर सकता है, तो ये सामान्य प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव भी करा चुका हूं, जो किसी विशिष्ट या किसी सुनिश्चित व्यक्ति को किए जाते हैं, वो विशिष्ट प्रस्ताव, और इसे केवल वही स्वीकार कर सकता है जिसके समक्ष आपने प्रस्ताव किया है। एक होता है बच्चों क्रॉस ऑफर, ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है। एक होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि आपने यहां से एक प्रस्ताव किया, एक्स ने प्रस्ताव किया, और कोइंसिडेंसली समान प्रकार का प्रस्ताव वाई ने किया। जैसे एक्स ने कहा कि क्या आप मेरा मकान 10 लाख में खरीदेंगे। ऐसा किसने कहा? एक्स ने वाई को। और वाई ने भी कहा कि क्या आप अपना मकान 10 लाख में बेचेंगे। आप देखो, एक दूसरे के बुलावे में समान प्रकार का प्रस्ताव एक दूसरे के बुलावे में किया। सर ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा तब होता है जब आप फेस टू फेस नहीं हो, आमने सामने नहीं हो। इधर से आपने चिट्ठी भेजी, उधर से उसने चिट्ठी भेजी, तो यहां पर बताओ स्वीकृति कहां हुई? इसका भी ऑफर है, इसका भी ऑफर है, स्वीकृति हुई नहीं तो ये अनुबंध नहीं बनेगा। अनुबंध क्यों नहीं बना? क्योंकि स्वीकृति नहीं हुई। और दोनों प्रस्ताव जिंदा है, इसका भी जिंदा है, इसका भी जिंदा है, इसे कोई प्रस्ताव समाप्त नहीं हुआ। समान प्रकार के प्रस्ताव को आप कभी अंडरस्टूड नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे की क्या मान ले, स्वीकृति अपने आप कैसे मान लोगे? समान प्रकार के प्रस्ताव को एक दूसरे की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। समझ में आ रहा बच्चों? इसको कहते हैं अपन आड़ा प्रस्ताव या तिरछा प्रस्ताव, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस ओवर। एक होता है बच्चों प्रति प्रस्ताव या विपरीत प्रस्ताव। यहां पर थोड़ा सा मामला अलग है। यहां देखो, एक्स ने ऑफर किया किसको? वाई को, कि क्या आप मुझे चाय पिलाएंगे, क्या आप मुझे चाय पिलाएंगे। अब वाई ने इसको जवाब दिया, हां का जवाब नहीं दिया, इसने कहा हां पिलाऊंगा, किंतु, ये जहां किंतु परंतु आ गया ना, पैसा आप देंगे। जहां ये किंतु परंतु आ गया ना इस तरीके से, यानी कि शर्त लगा दी, जबकि स्वीकृति होती है शर्त रहित, तो ये स्वीकृति नहीं है, ये स्वीकृति नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लग गई? शर्त। तो सर ये क्या है? नैले पे देला, प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव, प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव। इसका मतलब जो मूल प्रस्ताव है उसकी स्वीकृति तो दी, पर कैसी दी? सशर्त। अनुबंध का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ऑफर को अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती है तो एक काउंटर ऑफर कहलाता है, यानी कि आपका प्रस्ताव तो खत्म हो गया और एक नया प्रस्ताव अस्तित्व में आ गया, या एक्स का प्रस्ताव खत्म हो गया,
अब किसका प्रस्ताव स्थिति में आ गया? भाई का। भाई कह रहा भैया चाय पीनी है तो पैसे तेरे को देने, अब तू हाँ कर। तो पुराना प्रस्ताव हो गया समाप्त, नया प्रस्ताव का निर्माण हो गया। ये कहलाता है आपका काउंटर ऑफर। एक होता है ओपन ऑफर, चालू प्रस्ताव। ठीक है, अभी देखो कई बच्चे तिल मिला रहे हैं, बुरी तरीके से तड़प रहे हैं और धरने पे जा जाके बैठ रहे हैं। कई बच्चे मेरी शॉर्ट नोट्स की क्लास देख के, रिविजन क्लास देख के पीडीएफ के लिए तिल मिला रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही। तो मैंने मेरे स्टाफ को कहा भाई क्यों नहीं दे रहे? बोले सर किसने कहा नहीं दे रहे, ऐप पे डाउनलोड कर लो, ऐप पे हमने डाल दी है। कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने हमको शॉर्ट नोट के लिए बोला था, पीओ एक नजर में, बिल्कुल कमिट किया था, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक नजर में ही है। जब ये मेरा 2 लेक्चर 3 लेक्चर और बच रहे हैं, ये पूरे कंप्लीट होते हैं, मैं इन सबको मर्ज करके आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो जब मैंने स्टाफ को कहा कि भाई ये देखो ये बच्चों के कॉल आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने उनको फोन किया तो मालूम चला कि वो तो हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो कई बार क्या होता है, कई बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, एग्जाम की डेट आके पढ़ाओ अनशन पे बैठ गए। ये वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई, तो बेचारे एक मौका और मिल जाए, पर वो ऑफर तो खत्म हो चुका। समझ लो आप, अगर कोई ऑफर कुछ समय के लिए खुला है, जल्दी कीजिए, हरी आप, यह ऑफर सिर्फ 15 दिन के लिए ओपन है। अगर निश्चित समय अवधि तक स्वीकृति हेतु खुला है तो ये ओपन ऑफर कहलाता है, स्टैंडिंग ऑफर कहलाता है, कंटिन्यूइंग ऑफर कहलाता है। खुला, स्थायी या चालू प्रस्ताव कह दो, जो एक निश्चित समय तक खुला हो, आप उस समय सीमा तक उसको स्वीकार कर सकते हो। जिन भी बच्चों की एग्जाम लगनी है उन सब की फॉर्म भरे जा चुके, अब वो नहीं भर सकते क्योंकि ऑफर समाप्त हो चुका। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साहब आपको ऑफर का क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन कब होता है? टू वे होता है जब यह प्रस्तावकर्ता की जानकारी में आ जाए। आपने अपने मन में ऑफर कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। आपने ऑफर एक चिट्ठी लिख के ड्रॉर में रख दी, उससे कुछ नहीं होगा। सामने वाले को भेजो और उसकी जानकारी में आ जाए। समझ में आ रहा है? जैसे एक्स ने ऑफर किया एक पत्र के माध्यम से 10 दिसंबर को, जो वाई को प्राप्त हुआ 12 दिसंबर को। बताओ यहाँ पर प्रस्ताव का संबंध कब पूरा हो गया? आप कहेंगे सर 10 तारीख को। 10 को कैसे हो गया? 10 को तो भेजा है, इसको मिला कब है? 12 को। इसकी जानकारी में कब आया? 12 को। तो प्रस्ताव का संबंध कितनी तारीख को हो गया? 12 दिसंबर को। कब पूर्ण हो जाता है? जब यह प्रस्तावकर्ता की जानकारी में आ जाता है। सर क्या हम ऑफर करने के बाद उसका खंडन कर सकते हैं? यहां एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक होता है रिजेक्शन, एक होता है खंडन, दोनों में फर्क है। एक होता है खंडन, एक होता है रिजेक्शन और एक होता है रिवोकेशन। क्लियर है? एक्स ने वाई को ऑफर किया कि क्या तुम मुझसे शादी करेगी। एक्स ने क्या कहा वाई को कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, शादी करेंगी। ऐसा किसने कहा? एक्स ने कहा। किसको कहा? वाई को। वाई ने क्या कहा? शक्ल देखिए तेरी, बंदर जैसा लगता है, तेरे से शादी करने से बढ़िया मैं कुएं में डूब जाऊंगी, पर तेरे से शादी नहीं करूंगी। बताओ वाई ने क्या किया? वाई ने क्या किया? प्रस्ताव का खंडन किया क्या? नहीं सर, निरस्तीकरण किया। एक्स कौन था? प्रस्तावक। वाई कौन है? प्रस्ताव ग्रहीता। प्रस्ताव ग्रहीता। समझ में आ रही बात? तो बताओ, आपने जो ऑफर किया उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट हमेशा कौन करेगा? सामने वाला। सामने वाला कौन है? प्रस्तावकर्ता। अर्थात उसने स्वीकार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसको निरस्तीकरण कहते हैं। और अगर प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया तो स्वीकृति नहीं हुई, स्वीकृति नहीं तो वचन नहीं हुआ, वचन नहीं हुआ तो ठहराव नहीं हुआ, ठहराव नहीं हुआ तो अनुबंध नहीं हुआ। इसे प्रस्ताव की स्वीकृति जरूरी है। ये तो कोई बात निरस्तीकरण की। फिर बात आती है खंडन की। एक्स वाई को ऑफर करा, लेकिन उसने फेस टू फेस नहीं किया, चिट्ठी लिख दी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ऐसी एक चिट्ठी लिख दी और उसने अपने एक दोस्त, जेड नाम का एक कोई इसका दोस्त था, उसको बताया कि यार मैंने वाई को एक ऑफर किया है, मैंने उसको शादी के लिए ऑफर किया। जेड टेंशन में आ गया, और यार तूने क्या कर दिया, तुझे उस लड़की के बारे में मालूम नहीं है। बोले क्यों, क्या हो गया भाई? अरे भाई उसको एक बार पहले भी एक लड़के ने ऑफर किया था, आज उस लड़के को उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं। ये तो लेडी डॉन है, हत्यारी है। इसको जिसने भी शादी के लिए ऑफर किया है उसकी तो शहादत हो गई।
क्या बात करता है। अब साहब एक्स को पूरी रात ही नींद नहीं आई और मैंने ये क्या कर दिया। पर चूंकि भेजी थी चिट्ठी 10 दिसंबर को, जो इसके पास 12 तक जाती, इस भाई ने क्या किया, 11 तारीख को इसके पास पहुंच गया और इसको कहता है बहन ये राखी लाया हूं, इसको बांध दे, कल एक चिट्ठी आएगी मेरी, उसको मत पढ़ना। तो बताओ, यहां पर अपनी ही बात को कौन रिजेक्ट कर रहा है, प्रस्तावक, उसको कहते हैं खंडन। तो प्रस्ताव का खंडन कौन करता है, खुद प्रस्तावक, और रिजेक्ट कौन करता है, सामने वाला। क्लियर है। तो ये मैंने आपको ऑफर से रिलेटेड कुछ बातें बताई। अब हम पढ़ेंगे क्या, स्वीकृति। स्वीकृति क्या होती है और ये कब पूरी हो जाती है, इसको जरा समझना। स्वीकृति का संवहन आपको मैं पहले करा देता हूं। देखो, एक्स ने ऑफर किया किसको, वाई को। एक्स ने ऑफर किया कितनी तारीख को, 10 दिसंबर को। जो वाई को मिला कितनी तारीख को, 12 दिसंबर। यहां तक क्लियर है। अब वाई ने जब ये ऑफर देखा तो इसने अपनी हाँ कर दी और एक स्वीकृति डाक में डाल दी। ये डाक है और ये स्वीकृति डाक में डाल दी 15 दिसंबर को, जो इसके पास में पहुंची 20 दिसंबर को। ये 4 डेट मैंने बता दी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ, ये डायग्राम बना लेना। मेरा यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। क्या प्रस्ताव का संवहन हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। क्या प्रस्ताव का संवहन हो गया, बताओ। प्रस्ताव का संवहन कब पूरा होता है, जब यह प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाता है। तो कितनी तारीख को हो गया, 12 दिसंबर को, क्योंकि 12 दिसंबर को ये वाई की जानकारी में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, स्वीकृति का संवहन। देखो, जैसे आपने अपना ऑफर सामने वाले तक पहुंचाया, वैसे वाई भी अपनी स्वीकृति एक्स तक पहुंचाएगा। नहीं, एक्स को कैसे मालूम चलेगा कि आपने हाँ कर दी, ये भी अपनी बात अगले तक पहुंचाएगा। तो प्रस्ताव का संवहन जरूरी है, स्वीकृति का संवहन भी जरूरी है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। लेकिन हमारे देश में स्वीकृति के संवहन को लेकर 2 कॉन्सेप्ट है। एक है प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन, अगेंस्ट ऑफर, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन, और एक है प्रस्ताव ग्रहीता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन। प्रस्ताव ग्रहीता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन, ठीक है। या फिर आप प्रस्ताव ग्रहीता की जगह, चूंकि वो स्वीकृति दे रहा है, इसे इसको क्या नाम देते हैं, स्वीकर्ता के विरुद्ध। यहां मुझे बताओ प्रस्तावक कौन है, प्रस्तावक कौन है, एक्स है, एक्स। स्वीकर्ता कौन है, वाई है। क्लियर है। प्रस्तावक के विरुद्ध, एक्स के विरुद्ध कौन जाएगा, वाई। प्रस्तावक के विरुद्ध मतलब एक्स के विरुद्ध, एक्स के विरुद्ध कौन जाएगा, वाई। वाई कब जाएगा, जब उसने अपनी स्वीकृति भेज दी। जब उसने स्वीकृति भेज दी मतलब उसकी तरफ से अनुबंध हो गया। उसने स्वीकृति कब भेजी, 15 तारीख को। क्या वो उसको वापस ले सकता है, नहीं ले सकता, क्योंकि डाक में डाल दी, उसको वापस लेना उसकी शक्ति से परे हो गया। तो ये मान लिया जाएगा कि स्वीकृति का संबंध हो गया। तो प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संबंध कब होता है, जब स्वीकृति स्वीकर्ता के द्वारा भेज दी जाती है और उसे वापस लेना उसकी शक्ति से परे हो गया। अब बात करते हैं स्वीकर्ता के विरुद्ध। स्वीकर्ता कौन है, यहाँ पे वाई। वाई के विरुद्ध कौन जाएगा, एक्स। एक्स कब इसकी बैंड बजाएगा कि भाई तूने हाँ करी थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब उसको ये मालूम होगी स्वीकृति हो गई। और उसको कब मालूम चल रहा है, 20 तारीख को, यानी कि जब स्वीकृति प्रस्तावक की जानकारी में आ जाए। अब नटसेल में समरी क्या बनी कि साहब, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति कब पूर्ण हो जाती है, जब स्वीकर्ता ने अपनी स्वीकृति भेज दी और वापस लेना उसकी शक्ति से परे है। स्वीकर्ता के विरुद्ध कब पूर्ण हो जाती है, जब यह स्वीकृति प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है। सर एक बात बताओ, आप जो बोल रहे हो, अगर ये डाक यहाँ पे गुम हो जाती, इसने डाक में डाल दी, आगे की स्टेप नहीं होती और डाकिए से डाक गुम हो जाती, तो क्या अनुबंध का निर्माण हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि स्वीकृति यहां ही हो चुकी है, अनुबंध का निर्माण हो गया। क्लियर है, क्योंकि स्वीकृति का संबंध हो गया किसके विरुद्ध, प्रस्तावक के विरुद्ध, अनुबंध का निर्माण हो गया, भले डाकिए से डाक हो जाओ। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं प्रस्ताव का खंडन और स्वीकृति का खंडन। खंडन का मतलब अपनी ही बात को खंडित करना।
प्रस्ताव का खंडन हमेशा कौन करेगा? प्रस्तावक। स्वीकृति का खंडन हमेशा कौन करेगा? स्वीकर्ता। इसी केस को ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक्स जो है अपने ऑफर का खंडन करना चाहता है। एक्स ने 10 तारीख को ऑफर भेजा जो 12 तारीख को स्वीकर्ता को मिल गया और ये अपनी बात को खंडित करना चाहता है। तो बताओ कितनी तारीख से पहले पहले कर दे? तो बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर देते हैं सर 12 तारीख से पहले। अरे 12 को हो क्या गया सर? प्रस्ताव का सम्मान हो गया। हो जाने दो, हो जाने दो। बारूद के माचिस की तिल्ली टच थोड़ी हो गई। 13 को अगर वो खंडित कर देता तो क्या हो गया? कर सकता है ना। वो कब नहीं कर सकता? जब ये इसकी बैंड बजाने को तैयार हो जाए। और ये बैंड कब बजा सकता है? 15 तारीख को। तो प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का सम्मान होने से पहले पहले किया जा सकता है। प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का सम्मान कितनी तारीख को? 15 तारीख को, उससे पहले पहले किया जा सकता है। और ऐसे ही बताओ वाई अपनी स्वीकृति को खंडित करना चाहे तो कई बच्चे आंसर देते हैं सर 15 तारीख से पहले पहले। अरे 15 को तो स्वीकृति दी है, स्वीकृति देने से पहले थोड़ी खंडित करेगा। कब कर सकता है ये अपनी हाँ को खंडित? इसके पास पहुंचने से पहले। इसकी तारीख को कितने पहुंचे? 20 तारीख को। तो 20 तारीख को क्या हुआ है? स्वीकृति का सम्मान किसके विरुद्ध? स्वीकर्ता के विरुद्ध। भूल जाओ तो डायलॉग सुन लो। खंडन प्रस्ताव का कौन करेगा? प्रस्तावक। कब करेगा? याद करने का तरीका, प्रस्तावक के विरुद्ध। स्वीकृति का खंडन कौन करेगा? स्वीकर्ता। कब करेगा? स्वीकर्ता के विरुद्ध। कोई आपके विरुद्ध जाए आप उससे पहले अपनी बात को खंडित कर दो। कोई आपकी बैंड बजाए उससे पहले आप अपनी बात को खंडित कर दो। ये था आपका प्रस्ताव का खंडन और स्वीकृति का खंडन, प्रस्ताव का सम्मान और स्वीकृति का सम्मान। और आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि ये चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम तो अपने को इसमें लगेगा। स्वीकृति क्या होती है? जब आपने किसी व्यक्ति को प्रस्ताव किया और उसने प्रस्ताव के प्रति अपनी क्या दे दी? सम्मति। सहमति नहीं, सहमति तो पढ़ ही रहे हो मेरे भाई। स्वीकृति सहमति एक ही बात है। आपने किसी को ऑफर किया और उसने ऑफर के प्रति क्या दे दी? सम्मति। सम्मति मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस, बिना किसी शर्त की। तो प्रस्ताव को स्वीकार मान लिया जाएगा। जो ही प्रस्ताव स्वीकार होगा क्या बन जाएगा? वचन। इससे स्वीकृति और वचन की एक ही सेक्शन में परिभाषा है, सेक्शन 2B में। क्लियर है? तो बताओ स्वीकृति के लिए क्या जरूरी है? सम्मति। सम्मति को लैटिन भाषा में कहते हैं कंसेंसस एड आइटम। धारा है 13, क्या कहती है? एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होना। सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्लियर है बच्चों? ये थी आपकी स्वीकृति का मीनिंग। अब अर्थ क्या निकला? नियम क्या है? स्वीकृति एक तो शर्त रहित होगी क्योंकि जो ही आपने सशर्त स्वीकृति दी तो ये तो प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव है, काउंटर ऑफर है, विपरीत प्रस्ताव है। प्रस्ताव शर्त रहित होगी, स्वीकृति सदैव पूर्ण होगी। मैंने आपको 10 बातें बोली, आपको 9 बातें मेरी मंजूर है, एक मंजूर नहीं है, इसका मतलब आप स्वीकृति नहीं दे रहे, प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव करोगे। गुरुजी 9 बातों में अगर आपको कांटेक्ट करना है तो करो, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये तो स्वीकृति हुई नहीं। तो स्वीकृति पूर्ण होगी, शर्त रहित होगी और प्रस्ताव के साथ साथ प्रस्ताव की शर्तों की भी क्या होगी? स्वीकृति होगी। स्वीकृति भी विशिष्ट हो सकती है, सामान्य हो सकती है। जैसे अखबार में एक ऑफर आया कि जो कोई भी मेरे खोए हुए कुत्ते को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए इनाम दूंगा। तो सामान्य जनता में कोई भी इसे स्वीकार कर सकता है। और एक एक्स ने वाई को ऑफर किया तो वाई स्वीकार करेगा। अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति दी जानी है तो वो विशिष्ट, सामान्य जनता के द्वारा दी जानी है तो सामान्य। स्वीकृति भी स्पष्ट और गर्भित हो सकती है, शब्दों के उच्चारण से भी और हावभाव और आचरण से भी। ये लाइन आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके भी स्वीकृति दी जा सकती है। यह भी पढ़ा चुका हूं कि स्वीकृति का संवहन भी क्या है? अनिवार्य है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि क्या मौन रहना स्वीकृति है? क्या मौन रहना स्वीकृति है? मैं आपको बात बताता हूं बच्चों, जब मेरी सगाई के टाइम चल रहे थे तो सब लड़की वाले मुझे देखने आए, ठीक है। तो लड़की ने मुझे देखा तो मेरी बहनें जो थी उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई लड़की पसंद है क्या? तो मैं थोड़ा सा शर्मा गया। सर आप उल्टी बातें करते हो, लड़कियां शर्माती है। अरे आजकल तो लड़के शर्माते बेचारे, मुंह छिपाते फिरते हैं। तो साहब मैं शर्मा गया और मैंने थोड़ी सी गर्दन नीचे कर ली। मेरी मौन को स्वीकृति मान ली गई और मेरे फेरे करवा दिए। बताओ क्या मौन रहना स्वीकृति है? तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा नहीं।
चुप रहने को आप हाँ कैसे मान लोगे? पर है, अपवाद है। मौन रहने को हाँ मान लेंगे। जहां मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य था और जहां मौन रहना ही बोलने के बराबर था, वहां मेरी चुप्पी हाँ के बराबर थी, इसे स्वीकृति मानी गई। जहां मौन रहना बोलने के बराबर है और जहां मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य था कि तुम्हें मौन नहीं रहना, वहां बोलना है, चुप नहीं रहना। सर ये कब होता है कर्तव्य? जहां मामले विश्वास के हो, विवाह के मामले हो, जमीन जायदाद हो, बीमा हो। जैसे मान लीजिए आपकी सगाई हो रही है और किसी लड़की के एक किडनी नहीं है और ये बात उसने बताई नहीं और आपने पूछी नहीं, तो बताओ क्या फ्रॉड हुआ? बिल्कुल हुआ है। वो कह रही कि तुमने पूछा ही नहीं तो बता देता। तो क्या चाहती है देवी कि किसी के साथ सगाई करने जाए तो पहले उससे पूछे तेरे किडनी है कि नहीं है। वो कहेगा तेरे इलाज करा डॉक्टर के पास जाके, मेंटली हो गया क्या? ये विश्वास के मामले हैं या बिना पूछे बोलने का कर्तव्य है। जमीन जायदाद के, विवाह के, बीमा के, आप अपना इंश्योरेंस करा लो, बीमा कंपनी को चला के खुद बताओगे कि मेरी ये बीमारी है, बीमा कंपनी ने पूछा नहीं, तुमने बताया नहीं, फ्रॉड हो गया। इसलिए मौन रहना स्वीकृति नहीं होती है, लेकिन होती है जहां मौन रहना बोलने के बराबर है और मौन रहने वाले का बोलना क्या था? कर्तव्य था। तो बच्चों इसी के साथ आज मैंने आपको प्रस्ताव और स्वीकृति तक का टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। कल मैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, पूरी कोशिश करेंगे। कल भी ये 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर रहेगा, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू। राधे राधे।